दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और जो चैनल पर मैं ये सीरीज़ चला रही थी, जी हाँ, ये जो यूथ कंपटीशन वाली बुक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जिसमें प्रैक्टिस पेपर बहुत सारे दिए हुए हैं, सॉल्व पेपर, उनसे संबंधित सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें मैं पहली वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। उसके 20 क्वेश्चन जो है मैंने अपलोड किए थे। अब मैं जो है उससे आगे के क्वेश्चन जो है इस पर अपलोड कर रही हूँ, और जो ये इसमें 30 क्वेश्चन मैं दूंगी इस वाली अपनी वीडियो में। और ये जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने यूपीएससी वाला जो फॉर्म है, कौन सा, विज्ञापन संख्या 51 का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो वाला जो भरा है। इसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, इन लोगों ने जो फॉर्म भरा है, यानी कि एजुकेशन वाले सब्जेक्ट से संबंधित, चाहे शिक्षा शास्त्र के लिए चाहे बीएड के लिए, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि 21st क्वेश्चन कौन सा है। इनकी 20 क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैं दे चुकी हूँ, उससे आगे की सीरीज़ देखते हैं कि पहला ही पेपर है, उसमें 125 क्वेश्चन है, तो एक बार में तो कराऊंगी तो बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन अपलोड करूँगी, जिससे कि याद भी आसानी से हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है, मतलब 21st। तो देखिए दोस्तों, 21वां क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, जो कि मीन मीडियन मोड से रिलेटेड है। जी हाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सामान्य संभाव्यता वितरण वक्र में माध्यिका, मध्यांक और बहुलांक निश्चित रूप से रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? तो ये हमेशा मध्य बिंदु पर रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, ठीक है। दोनों तरफ जो है वो प्राप्तांक समान ही होंगे इसमें। तो इसका उत्तर जो होगा वो ए है दोस्तों, मध्य बिंदु पर। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। ये डिटेल देखिए सामने आपके लिखी हुई है यहाँ पे। तो डिटेल देखिए, ये है कि सामान्य संभाव्यता वितरण वक्र में माध्यिका, माध्यांक और बहुलंग निश्चित रूप से मध्य बिंदु पर रहते हैं। किसी भी समूह के किसी भी चर पर प्राप्त प्राप्तांक प्रायः मध्यमान की ओर झुके हुए होते हैं। जब इन प्राप्तांकों का मध्यमान दोनों ओर वितरण एक समान होता है, जब एक समान होगा तब। सामान्यतः ये देखा गया कि हल्का सा मध्यमान की ओर झुके रहते हैं। प्राप्तांकों के इस प्रकार के वितरण को हम सामान्य वितरण कहते हैं, कि दोनों तरफ बिल्कुल एक बराबर जो अंक हो उनका वितरण हो प्राप्तांकों का। लेकिन तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सामान्य वितरण वक्र। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि उनकी संभावना हम मान लेते हैं कि लगभग ऐसा ही होता है, ये हम मान लेते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं कि हम इसे फिर इसीलिए इसे हम सामान्य संभावना वक्र कहते हैं। संभावित प्राप्तांकों के आरेख को हम क्या कहने लगते हैं, सामान्य संभावना वक्र की। बिल्कुल सेंटर में हमारा मीन मीडियन मोड है, इधर भी बिल्कुल एक बराबर प्राप्तांक है, इधर भी, जबकि रियल में ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हम इसको, इसमें ये संभावना शब्द लगा रहता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आ गया इंटेलिजेंस थ्योरी से, और ये आपने पढ़ी होंगी थ्योरी सारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पढ़ी है तो पूरा डिटेल में दोस्तों पढ़ लीजिए। वैसे तो मैं यहाँ पे जब ये क्वेश्चन दिखाऊंगी तो रिवाइज तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इनका जब डिटेल पढ़ते हैं तो रिमाइंड हो जाते हैं। स्पीयरमैन का सिद्धांत मानता है कि बुद्धि में, स्पीयरमैन का सिद्धांत क्या मानता है कि बुद्धि में, ये लिखा है फिर, एक सामान्य और एक विशिष्ट मानसिक कारक, यानी कि जो एक होता है सामान्य का और विशिष्ट कारक, स्पेशल जो कारक होता है ना, और एक कॉमन फैक्टर होता है। इसमें क्या है, एक सामान्य और कई विशिष्ट मान, मतलब इसमें जो एस फैक्टर है उसमें उन्होंने कई मान लिए, इसमें बहुत सारे होते हैं। फिर ये आ गया यहाँ पे कि समान महत्व के कई कारक जो होते हैं इसमें। फिर सामान्य मानसिक योग्यता होती है। तो ये जो स्पीयरमैन होते हैं, उन्होंने क्या किया था, इन्हें आपको पता है, इन्होंने 2 थ्योरी दी थी, आपको याद होगा। एक तो एक कारक थ्योरी दी थी, और एक दो कारक की थ्योरी दी थी, है ना। तो ये आपको पता होगी। तो इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो ये होगा, एक सामान्य और कई विशिष्ट मानसिक कारक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका पूरा डिटेल में ये दिया भी हुआ है कि 1927 में स्पीयरमैन ने बुद्धि के एक कारक सिद्धांत है और 2 कारक सिद्धांत, मैं आपको बता ही रही थी, दोनों दिए थे इन्होंने। और यहाँ पे आपको 1927 लिखा हुआ भी है, ये इसको याद रख लीजिएगा, ये ईयर पूछ सकते हैं। स्पीयरमैन ने सांख्यिकी विश्लेषण पद्धति, जिसे कारक विश्लेषण के रूप से भी जाना जाता है,
का उपयोग करके अपने सिद्धांत को विस्तारित किया था तथा इन्होंने प्रस्तावित किया कि बुद्धि में 2 क्षमताएं या कारक शामिल होते हैं। एक सामान्य कारक होता है और कई विशिष्ट मानसिक कारक होते हैं। तो यानी कि विशिष्ट कारक जो हैं, स्पेसिफिक जो फैक्टर हैं, वो बहुत सारे होते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो ये जो आप थ्योरी पढ़ेंगे उसमें पूरा दिया है कि एक सिंपल सामान्य कारक है कि बहुत सारे विशिष्ट कारक हैं, फिर और भी बहुत सारी बुद्धि की जो थ्योरी हैं, तो वो सब भी आपने पढ़ी होंगी। तो आगे आएंगे, अभी तो स्पीयरमैन की आई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका आंसर भी आपको दिख गया होगा दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं कलहड़। ठीक है, कौन है? कलहड़। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि पुस्तक और इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहड़ हैं। राज तरंगिणी कलहड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी भाषा में लिखा हुआ है ये जो ग्रंथ है। ठीक है, राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। राजाओं की नदी का मतलब प्रवाह, राजा का जो पूरा इतिहास रहा है, पूरा बहाव रहा है उनके राजकाल में, ये इसमें दिखाया गया है। इसमें किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है, याद रखिएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो संस्कृत वाला है, दूसरा कहाँ का इतिहास है वो, और फिर राज तरंगिणी का अर्थ क्या होता है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। ठीक है, कश्मीर का इतिहास है लेकिन महाभारत काल के टाइम से शुरू हुआ है, तब से है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरू था उस समय, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। ठीक है, राज तरंगिणी एक निष्पक्ष और निर्भय ऐतिहासिक कृति है। स्वयं कलहड़ ने राज तरंगिणी में कहा है कि एक सच्चे इतिहास लेखक की वाणी को न्यायाधीश के समान राग द्वेष विनर मुक्त होना चाहिए, तभी उसकी प्रशंसा हो सकती है। मतलब वो भेदभाव ना करे। ऐसा नहीं कि राजा के वहाँ पे शासनकाल में, यानी कि राजा के दरबार में तो राजा की ही तारीफ करती रहे, झूठी तारीफ नहीं, बिल्कुल सत्यता लिखे वो। इसीलिए न्यायाधीश से यहाँ पे तुलना की गई है। तो ये जो राज तरंगिणी है, इसके बारे में बहुत सारे आपको क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। थोड़ा देर तो लगी इसको समझाने में, लेकिन आपको काफ़ी कुछ तैयार हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आप लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। गुरुकुल पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे कम उपयोग में लाया जाता था? तो आप सबको पता ही है कि सबसे कम जो है वो एक्सपेरिमेंट वाला रहा जाता था ना, प्रयोग वाला, क्योंकि वहाँ लेक्चर देते थे गुरुजी, चर्चा भी करते थे, सस्वर बुलवाते भी थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट का वहाँ पे कोई पद्धति नहीं थी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। गुरुकुल का मतलब जो पुराने समय में जब पढ़ाई होती थी तब की बात हो रही है। तो ये लिखा ही है, प्रयोग का सबसे कम प्रयोग किया जाता था। प्रयोग उपागम का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 मुख्य विधियाँ थी, तप और श्रुति प्रचलित थी। ठीक है, तप विधि में छात्र स्वयं मनन चिंतन तथा आत्म अनुभूति करके ज्ञान प्राप्त करता था, और श्रुति में छात्र गुरु से सुनकर, श्रुति माने क्या होता है? सुनना ना, गुरु से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता था। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, मैंने अक्सर देखा है हर जगह। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन? राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें दिखाया गया है, लेकिन इसकी मैं डिटेल आपको बता दे रही हूँ कि डिटेल क्या है। तो इसीलिए इसकी जो आंसर है, इसके आंसर में देखिए स्टार लगा हुआ है, लेकिन इसकी डिटेल हम पढ़ सकते हैं, डिटेल इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो भारत सरकार ने 1958 में ये महिला शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की घोषणा वो गठित किया था ये। ठीक है, तो ये जब गठित किया था तो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी। उसके बाद राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की अध्यक्ष श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख बनी। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है, जबकि उन्होंने क्या माना है? इन्होंने माना है हंसा मेहता वाला। ठीक है, हंसा मेहता। तो यहाँ पे क्या है, ईयर नहीं दिया है, ईयर ना देने की वजह से कंफ्यूज हो गए हैं यहाँ पे, तो इस वजह से इसको है। तो ये याद रखिएगा आप कि जब ये समिति गठित हुई थी या ये आयोग बना था,
तब श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख इसकी अध्यक्ष थी। ठीक है, हंसा मेहता के बारे में मैं आपको क्लियर करके बता दूंगी अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। लर्निंग माने क्या है? अधिगम। वॉज प्रपोज्ड बाय। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि वाला जो सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर है थॉर्नडाइक। ठीक है, किसने किया? थॉर्नडाइक ने। ये देखिए प्रयास और त्रुटि वाला ये, और बहुत इसमें इसके और भी नाम है बहुत सारे। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने इसमें इस सिद्धांत को क्या कहा? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा। उद्दीपित होगा व्यक्ति, फिर उसके अगेंस्ट में अनुक्रिया करेगा। संबंधवान सिद्धांत था, जब तक आप किसी को एक्साइटेड नहीं करेंगे तब तक वो रिएक्शन नहीं देगा, है ना। तो ये संबंधवाद सिद्धांत भी कहा। और ये इन्होंने किस पे किया था? भूखी बिल्ली पे अपना ये प्रयोग किया था। तो इसके नाम भी आपको पता चल गया, प्रयास और त्रुटि, उद्दीपन अनुक्रिया और संबंधवाद का सिद्धांत, और भूखी बिल्ली पे किया था। पूरा ये भूखी बिल्ली का इन्होंने दे रखा है कि कैसे कैसे किया था। कि एक पिंजरे में बंद रखा था, पिंजरा इस प्रकार बनाया गया था, उसका एक ही दरवाज़ा था और खटके को दबाने से खुलता था। पिंजरे से कुछ दूरी पर भोजन की सामग्री रखी गई थी। भोजन की महक की इतनी ज़्यादा थी कि वो एक किसकी तरह? उत्तेजक की तरह कार्य कर रही थी, अभिप्रेरक की तरह कार्य कर रही थी। बिल्ली पिंजरे से बाहर आने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी कि मुझे खाना मिल जाए। प्रत्येक छिद्र सलाखों पर वह पंजा मार रही थी, मुंह काटती थी, सभी तरह के उल्टे सीधे पंजे चलाए और छिड़कूद की। अचानक क्या हुआ? संयोग बस खटके पर पंजा लग गया और दरवाज़ा खुल गया, और बिल्ली जैसी बाहर आई उसे क्या हुआ? भोजन खाने को मिल गया। तो वो क्या हुआ? फिर वो उसको समझ जाएगी कि धीरे धीरे। इसके आगे इसमें क्या है वो भी अभी देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है इसके बारे में। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये दिया हुआ है पूरा, यहाँ पे आगे ये पूरा, ये बार बार जब प्रयोग दोहराया तो वो समझने लगी कि एक ही प्रयास से कैसे खटका खोलकर, खटके पर पैर मारकर उसको खोल लेना और खाने को ले लेना है। मतलब जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वही इस तरह का ही प्रैक्टिकल था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? कौन सी बुक? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बुक के जो हैं वो लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं ब्रूनर। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बुक के लेखक ब्रूनर हैं। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है ये कि ब्रूनर इसके लेखक हैं। और इस बुक में बताया गया शिक्षा वातावरण संबंधी सविचारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव का विकास, समाज का कल्याण होना चाहिए। ब्रूनर ने शिक्षा को विकास की सचेतन और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया माना है। ये सब इसमें इन्होंने बता रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु सेड, किसने कहा? एजुकेशन इज अ मिडवाइफ ऑफ डेमोक्रेसी। शिक्षा जनतंत्र की दाई है, ये किसने कहा? तो शिक्षा जनतंत्र की दाई है, ये कहा था जॉन डीवी ने। ठीक है दोस्तों, जॉन डीवी ने कहा था। ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, जॉन डीवी ने कहा था। उन्होंने शिक्षा के बारे में यहाँ पे सब कुछ बताया था। लोकतंत्र के समर्थक से, समाज को आदर की दृष्टि से देखते थे, है ना। लोकतांत्रिक शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार माना उन्होंने। ये सब इसमें लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ प्रोपोनेटेड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अब यहाँ पे पर्सनैलिटी की थ्योरी के संबंध में आ गया व्यक्तित्व के बारे में, कि व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो विकास किया था वो किया था बंडूरा ने। इसका उत्तर क्या है? बंडूरा। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक, समाज के प्रति संज्ञान के विकास के प्रति बंडूरा ने इसको दिया था, इसका प्रतिपादन। फिर उन्होंने इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन करके, नकल करके, आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखता है, यानी कि समाज से सीखते हैं। समाज कैसा कर रहा है उससे, जैसे हमें मोटिवेशन समाज से मान लो मिलता है तो हम भी सोचते हैं हम भी जीवन में ऐसे करेंगे, है ना। तो इस तरह से इसमें दिखाया। तो सामाजिक संज्ञानात्मक यानी कि समाज के प्रति हमें बहुत संज्ञान है, हम जानते हैं। इस तरह से आप याद कर लीजिए, व्यक्तित्व के को हमारे निखारता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, बंडूरा ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थॉर्नडाइक आ गया है यहाँ पे, थॉर्नडाइक का क्वेश्चन। थॉर्नडाइक का अधिगम का जो सिद्धांत है वो किस रूप में जाना जाता है? थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, किस रूप में जानी जाती है? तो जी हाँ, वो जानी जाती है संयोजनवाद में, कनेक्शनरिज्म में। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी संयोजनवाद से संबंधित है ये। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा है, ये संयोजनवाद से संबंधित है। और जो थॉर्नडाइक का जो प्रश्न नंबर हमने 26 किया था अभी, थॉर्नडाइक का कौन सा
प्रयास और त्रुटि वाला दोस्तों, जिसमें उन्होंने बिल्ली पर क्या किया था, प्रैक्टिकल किया था, जो पिंजरे वाली अभी पूरी स्टोरी पढ़ी हमने, वही स्टोरी इसमें कहा है कि इसको याद कर लीजिएगा, इसको पढ़िएगा। तो और थॉर्नडाइक की जो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत था उसमें उसके कितने नाम थे, एक तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, उसे संधि संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो ये सब इसमें वही यहाँ पे कहा जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आयु के साथ साथ बच्चे की लंबाई और भार भी बढ़ता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लंबाई और भार जिसमें बढ़ता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्रोथ। हर मामले में ग्रोथ है ना, हर मामले में ग्रोथ हो रही है उसे, तो ये है। तो यहाँ पे लिखा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आयु के साथ साथ बच्चे की लंबाई और भार भी बढ़ता है उसे वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के बाद यानी कि मैच्योर हो जाने के बाद ये वृद्धि जो है वो रुक जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक शिक्षा का की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है वैदिक शिक्षा की विशेषता, तो इसमें क्या है, प्रकृति के अनुसार बालक का विकास। वैदिक शिक्षा में नहीं है। वैदिक शिक्षा में तो बच्चे को संस्कार के द्वारा सिखाया जाता है, उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, ज्ञान और अनुभव दिया जाता है, संस्कृति के संरक्षण के बारे में, लेकिन प्रकृति के द्वारा बच्चा इसमें नहीं सीखता वैदिक शिक्षा में। तो ये वैदिक शिक्षा की सब बताएं कि क्या क्या है उसमें। सब होते हैं, कर्मकांड वगैरह होते हैं, उसमें व्यक्तित्व का विकास होता है, धार्मिकता, नैतिकता, संस्कृति के संरक्षण के बारे में बताया जाता है, अनुभव और ज्ञान, इन सब की शिक्षा। तो इसलिए प्रकृति जो है इससे संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 33वां क्वेश्चन। 33वें क्वेश्चन में क्या है, अन्य शर्तें यदि समान हो तो दो चरों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा सह संबंध गुणांक सबसे कमजोर साबित होगा। सह संबंध गुणांक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे मेन पॉइंट है, इधर मान लो प्लस वैल्यू चल रही है तो दूसरे साइड में सेम माइनस की वैल्यू चलेंगी, है ना। अगर हमारा रिलेशन धनात्मक है तो हमारे वो समान गुण होंगे तो धनात्मक होगा, असमान में ऋणात्मक होगा। इस तरह का ये मैंने आपको बताया था। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं हम, क्या इसका आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे डी दिया है, यानी कि उसकी वैल्यू मैं आपको बताना भूल गई थी। तो जो वैल्यू थी इसकी, जो 0.11 थी, वो वैल्यू इसकी थी। इसका आंसर डी दिया है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि सह संबंध गुणांक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, 1.00 और -1.00 के रूप में ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ी सी जो पेज है वो ब्लर है। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। ये कमीशन बहुत आते हैं, कोई ना कोई कमीशन आपको दिख जाएगा पेपर में। कोठारी कमीशन का शीर्षक क्या था, तो इसका उत्तर जो है वो होगा शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। कोठारी कमीशन का शीर्षक था शिक्षा से राष्ट्रीय विकास करना है, इसलिए शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। बी जो है इसका एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है इसका कि कोठारी कमीशन जो था उसका ये शिक्षा और राष्ट्रीय विकास जो है इसकी रिपोर्ट जो इन्होंने सबमिट की थी उसका शीर्षक था। और कोठारी शिक्षा आयोग जो था वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए कोठारी कमीशन कहते हैं इसे। और 1964 में गठित की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। इस शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था की कमियों को उजागर किया था और शिक्षा व्यवस्था के उच्चीकरण पर बल दिया था, जिससे हमारे राष्ट्र का विकास हो सके। तो याद रखिएगा दौलत सिंह कोठारी जी को, और 1964 में ये था। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ये आंसर तो आपको पता होना चाहिए कि किसने प्रारंभ किया था। तो इसमें जो थे वो महात्मा गांधी थे। और जब मैंने आपको पहला सत्याग्रह बताया ही था, बिहार से संबंधित है, वो चंपारण से नील की खेती से, उसमें मैंने पहले ही बताया था कि महात्मा गांधी का पहला ये सत्याग्रह था और उन्होंने किया था। तो यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ भी है। पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर मैंने 13 कराया, उसको आप जाके देख सकते हैं। और ये लिखा भी है महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया था, आप जाके देख लीजिएगा पहली वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, जो आगरा यूनिवर्सिटी है वो क्या है। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें से कौन सी है, या 4 यूनिवर्सिटी दे दी जाएंगी तो उसमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी
नहीं है कौन सी, ऐसे करके दे दिए जाएंगे। तो आगरा यूनिवर्सिटी क्या है? आगरा यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य यूनिवर्सिटी है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगरा यूनिवर्सिटी एक राज्य यूनिवर्सिटी है और आगरा विश्वविद्यालय को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से भी जाना जाता है। और जो आगरा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक नगर है आगरा। यहाँ पे प्राचीन बहुत सारी संस्थान हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1927 में हुई थी, इसको याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन मेथड आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेथड हमें पढ़ने ही पड़ते हैं। प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण पद्धति को जन्म दिया? प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण पद्धति को जन्म दिया? जी हाँ, उन्होंने दिया खोज को, क्योंकि प्रकृति में बच्चों को आपने छोड़ दिया, अपने आप खोज करेंगे, अपने आप पता करेंगे। प्रकृति में अलग अलग तरह की बातें हैं ना, तो इसलिए इसको यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, इसका उत्तर भी दे दिया इन्होंने कि प्रकृतिवाद पुस्तकीय शिक्षा और सामूहिक शिक्षा का विरोध करती थी कि आप ग्रुप डिस्कशन नहीं, प्रकृति में छोड़ दीजिए बच्चे को। बच्चा अपना स्व अनुभव करेगा, स्व क्रिया करेगा, खेल के माध्यम से अपने आप खेल के सीखेगा, है ना। तो इन्होंने बहुत सारी शिक्षण विधियों को जन्म दिया, जिसमें ये था बच्चा करके सीखे, खोज विधि द्वारा सीखे, अनुभव द्वारा सीखे, है ना। तो इसी में यही है कि अपने आप करके सीखे, यानी कि खुद प्रैक्टिकल। अब अगला क्वेश्चन है, मापन का केंद्रीय मान कौन सा है? मापन का जो केंद्रीय मान होता है वो होता है मीडियन। ठीक है, क्या होता है? मीडियन, माध्यिका को कहते हैं। तो केंद्रीय माप जो है मीडियन है। और इसमें जब हम स्टैटिक्स वगैरह कहीं लगाते हैं और स्टैटिक के क्वेश्चन होते हैं तो ये सब मीन, मीडियन, मोड हम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए। फ्राइड से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल मत होइए, सिगमंड फ्राइड इसका आंसर है। बहुत कॉमन आंसर है और बहुत अच्छी थ्योरी है। आप लोगों इसको पढ़िएगा। और अगर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ, ये इतनी अच्छी, आप जब इसको पढ़ते रहेंगे ना तो ऐसा लगता है कि ये और बड़ी होनी चाहिए थी थ्योरी। ये है, जैसा मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मनोविश्लेषणवाद विधि का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया था। फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत गतिशील है। इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास संघर्षों और घटनाओं से निर्धारित होता है। अपने इस सिद्धांत में फ्राइड ने मानव मस्तिष्क की तुलना जल में डूबी बर्फ की चट्टान से की है, जिसका अधिकांश भाग जल में डूबा है। और ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के चेतन पक्ष की तुलना उसका अचेतन पक्ष से अधिक व्यापक और जटिल होता है। मानव प्रकृति की निराशावादी और निश्चयवादी छवि पर ध्यान केंद्रित करता है। फ्राइड ने मानव मन की संरचना और व्यक्तित्व व्यवहार की क्रियाओं के निरूपण हेतु ईड, अहम और ये जो ईड, ईगो, सुपर ईगो मैंने आपको बताया था, है ना, कि ईड का मतलब क्या होता है? ईड का मतलब होता है कि जो हमारी पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, अनैतिक अनुभावनाएं हैं, उनका हमारे अंदर संग्रह होता है। और इसी के माध्यम से मानव जो है अपने सुखों को ढूंढता है, लेकिन उसको उजागर नहीं करता, अंदर होता। अगर उसको सबको उजागर कर देगा तो मानव दानव की तरह बिहेव करना लगेगा, हल्का हल्का, है ना। अहम में क्या होता है कि हम अपनी जो ईड के जो असामाजिक और नियम के विरुद्ध जो कार्य होते हैं इसके, उनको रोकते हैं, अपने आप को, अपने को हम कंट्रोल करते हैं। और अंतःकरण के संरक्षण का ये कार्य करता है और व्यक्ति नॉर्मल दिखता है। हम लोग एक सामाजिक प्राणी, एक सभ्य प्राणी के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं, है ना। बहुत सारी अवांछित इच्छाएं होती हैं, उनका हम दमन करते हैं, नहीं ये गलत है, ये हमें नहीं करना है ना। ये हमारा अहम है, ईगो बोलता है। ईड क्या बोलती है कि जो गलत है वो सब हमारे मन में है। अगर अहम को छोड़ दिया जाए, ईड को फ्री छोड़ दिया जाए, तो हम बिल्कुल अनैतिक बहुत सारे काम करने लगेंगे। पराअहम में क्या होता है? वो व्यक्ति आदर्श और नैतिक स्वरूप प्रतिनिधित्व करता है। वास्तविकता की अपेक्षा आदर्श पे ज़्यादा बल देता है। सुख और आनंद की प्राप्ति के नहीं करना चाहता। वो नैतिक और आदर्श बातें, अच्छी बातें, पुण्य क्या है, पाप क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन सब का ध्यान रखता है। अच्छाइयों की तरफ ही बढ़ता है। जो जैसे महात्मा लोग जो होते हैं, जो पुण्य आत्मा टाइप होते हैं, वो लोग जो ये काम करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी कुछ फ्राइड का आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 40वें क्वेश्चन पर। मैं आज पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आज 30 क्वेश्चन कराऊंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आगे दोस्तों 40वां क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये भी वही है, कोरिलेशन वाला। कोरिलेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पर तो दो चरों के प्रसार के बीच सहसंबंध में क्या संबंध होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसको मुझे इतना डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जी हाँ, इसका है कि -1 से +1 या इसको हम इसको यहाँ पे ये लिखा है -1 से +1, -1 से +1, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और वही इसका आंसर है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डिटेल लिखी हुई है। दो चरों के परस्पर संबंधों में सबसे अच्छा जो माप है, इसमें इस चीज़ को याद रखिएगा, पियर्सन का सह संबंध का जो गुणांक है, अगर ये आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में सबसे अच्छा माप किसका है, तो आप पियर्सन वाला बोलेंगे। ये देखिए लिखा है -1 से कम या -1 से अधिक। दोनों चरों के में पूर्ण सीधे रैखिक संबंध होता है ना। ये सह संबंध का मान +1 होता है जब दोनों चरों का इस तरह का इसमें पूरा लिखा है। सह संबंध का मान -1 और +1 के बीच होता है, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश होता है। क्या बताता है वसुधैव कुटुंबकम का संदेश? वो बताता है अंतर्राष्ट्रीय हमारी जो सद्भावना है इसके बारे में, कि पूरी विश्व जो है हमारा एक कुटुंब के समान है, ये बताता है। तो यहाँ पे लिखा है, ये सनातन धर्म में जो है ये बताया गया है कि पूरी धरती हमारा एक परिवार है। अगला क्वेश्चन आ गया ये, प्रयोग के माध्यम से पेवलोव ने पाया कि CR के लिए CS या UCS का एक साथ कई बार घटित होना आवश्यक है। ऐसा ना होने पर CR धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसे यहाँ पे देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं। एक है शेडोइंग कहा जाता है इसे, लर्निंग नॉट टेकिंग प्लेस, एक्सटेंशन ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स या स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो इसको यहाँ पे कहा जाता है अनुबंधित प्रतिक्रिया का विलोप होना, यानी कि यही एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये जो पेवलोव का जिन्होंने नियम पढ़ा होगा उसमें ये सब पढ़िएगा। प्रयोगों के माध्यम से पाया CR, CS, UCS, इसकी पूरी फुल फॉर्म पेवलोव के नियम में पढ़ लीजिएगा। एक साथ कई बार घटित होना होता है, ऐसा ना होने पर CR धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसमें जो अनुबंधित प्रक्रिया है उसका विलोप होना कहलाता है। ठीक है, इसमें यह है CR और वो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस वाला जो है, इतना मैं आपको हिंट दे रही हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग एक्सटेंशियलिस्ट थिंकर एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। अस्तित्ववादी विचारकों में से किसने ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार किया था? जो अस्तित्ववादी होते हैं ना, वो अस्तित्व पे विश्वास रखते हैं। तो इनमें से एक ऐसे थे जिन्होंने गॉड के कॉन्सेप्ट को भी स्वीकार किया था। कीरकेगार्ड हैं, सार्थ हैं, या इसमें यहाँ पे और दिए हैं ये कार्ल जैस्पर्स हैं, मॉर्टिन बूबर हैं। तो इसमें जो इन्होंने स्वीकार किया था वो यहाँ पे है, ये दिया है इनका जो है क्रीकेगार्ड ने इसको स्वीकार किया था कि हाँ, जो गॉड हैं उनका अस्तित्व है, वो सब कुछ है। यहाँ पे इस तरह से ईश्वर की धारणा को उन्होंने स्वीकार किया था। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ भी है ये, यहाँ पे ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ये है कि जीव ही शिव है, ये किसने कहा? जीव ही शिव है, ये किसके द्वारा कहा गया? ये जो है वो कहा गया यहाँ पर दोस्तों आचार्य यहाँ पर कल्याण मित्रानंद अवधूत के द्वारा, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है ये, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी वो है स्टार लगाए देखिए, कल्याण मित्रानंद अवधूत द्वारा बताया गया था। कुछ लोग स्वामी विवेकानंद भी बताते हैं इसका उत्तर। तो अब हो सकता है कि इन तीनों में आपका C आंसर मान लिया जाए। ठीक है, लेकिन आयोग ने चारों उत्तर गलत बताए थे, इसका मतलब ये भी नहीं होंगे। अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो ये वाले लिख के आएगा कि आचार्य कल्याण मित्रानंद अवधूत जी। 45वें क्वेश्चन पे आते हैं। 45वें क्वेश्चन कहते हैं, ये बहुत सरल सा है, शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता का प्रकाशन है। ये किसने कहा था? ये आपको पता भी होगा किसने कहा है, तो ये तो आपको कॉमन है बहुत, स्वामी विवेकानंद जी ने। ये बहुत बार ये वाली डेफिनेशन आपके सामने आई होगी। अंतर्निहित का मतलब क्या है? हमारे अंदर जो चीज़ें हैं, अंदर जो पूर्णता है उसका प्रकाशन है, उसको हम जब प्रकाशित कर लेते हैं तब बता रहे हैं ये। अगला आ जाता है कि मनोविज्ञान परीक्षणों के लिए मानक उनकी निम्नलिखित अवस्थाओं में विकसित किए जाते हैं। ठीक है, तो कब विकसित किए जाते हैं ये? तो इसका उत्तर है मानकीकरण के समय में। जब हम मानक विकसित करेंगे तो कब? मानकीकरण के समय में। तो इसका उत्तर B है यहाँ पे, मानकीकरण के समय में हम इसको विकसित करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये है दोस्तों देखिए 47वां क्वेश्चन, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई थी? ये जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इनको याद कर लीजिएगा। 1968 वाली, 1986 वाली, फिर उसके बाद इनमें जो मॉडिफिकेशन हुए वो भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद NEP 2020 बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है, तो इसमें 1990 तक दिया है ये, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1990 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1990 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई थी। इसमें बताया गया था कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सार्वजनिक नामांकन और नियमित शिक्षा प्राप्ति व शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर बल दिया जाएगा, ये दिया है। अगला 48वां क्वेश्चन है, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, 50 क्वेश्चन कराऊंगी। कौन सा जो शिक्षा में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है इन चारों में? तो विवेकानंद ने कौन कौन सी शिक्षा पे जोर दिया था? तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों, वो होगा विवेकानंद ने जो जोर दिया था वो दिया था मानव निर्माण की शिक्षा, क्योंकि विवेकानंद वैसे भी वो उनका जो आपने अभी परिभाषा पढ़ी उससे ही समझ में आ रहा है कि अंतर्निहित जो पूर्णता को जो है शिक्षा कहते हैं। तो मानव निर्माण के लिए उन्होंने बल दिया था कि मनुष्य हम बन सकें, चरित्रवान बन सकें, विचारों में सामंजस्य रख सकें, वही शिक्षा कहलाने योग्य है। अब उसके बाद चलते हैं दोस्तों 49th क्वेश्चन पर। 49th क्वेश्चन क्या कहता है? 49th क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो एजुकेशन कमीशन आया था 1964 से 66 के बीच शिक्षा आयोग आया था, उसने किस चीज़ को प्रस्तावित नहीं किया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्पादन हेतु शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ये तो सही है। शिक्षा का निजीकरण और सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, ये भी सही है। और ये क्या लिखा? शिक्षा एवं प्रजातांत्रिक मूल्य, ये भी सही। तो इसका बी होना चाहिए। बी होगा कि शिक्षा के निजीकरण पे जो है इन्होंने बिल्कुल इसके खिलाफ थे ये। तो ये लिखा कोठारी आयोग 1964-66 में कौन सा आयोग था? अभी मैंने आपको बताया था कोठारी आयोग था। तो ये जो कोठारी आयोग भारत में ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने सामाजिक बदलावों पर ध्यान रखते हुए ठोस सुझाव दिए थे, और इस आयोग ने कुल 23 संस्तुतियाँ की थी, इसको याद रखिएगा। इसमें ये सब इन्होंने दे रखा है, बालकों की शिक्षा और इससे संबंधित जो भी है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं आज अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा 50वां क्वेश्चन, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत। शैक्षिक लब्धि को किस सूत्र से हम ज्ञात करते हैं? तो शैक्षिक लब्धि को हम ज्ञात करते हैं EQ = EA/CA × 100, ये वाला जो है, इससे याद रखिएगा। तो शैक्षिक उपलब्धि वाला जो है, ये जो हम बुद्धि वाला नहीं होता उसके लिए MA/CA होता है, इसी को बस EA कर दिया इन्होंने, EA/CA करके ना, एजुकेशनल जो क्वेश्चन है उसको। तो यहाँ पे इस तरह का इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया है, एजुकेशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100, ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला को याद करिएगा। तो दोस्तों ये पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। अब 51वें क्वेश्चन से मैं अपनी अगली वीडियो में लेके आऊँगी, और कोशिश करूँगी कि 80 तक के क्वेश्चन मैं उसमें करा दूँ। उसके बाद जो रिमेनिंग बचेंगे वो अगली वीडियो में करा दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करके ही जाएगा। ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी, बहुत सारे पेपर मैं इसमें सॉल्व कराऊंगी। एजुकेशन वालों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, जो भी एजुकेशन से फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।